बाल निर्माण की कहानियाँ। भाग 12। पुस्तक डॉक्टर आशा सहसीज द्वारा लिखित। ऑडियो 6। छोटी बात बड़ा परिणाम। आज स्कूल से आते ही सुबह ने पहला काम किया, अपने कमरे में जाकर किताबें मेज पर पटकी और पलंग पर लेटकर फफक फफक कर रोने लगी। बहुत देर से रोआ, आंसुओं का बांध टूट चुका था। रह रहकर सुबह की आंखों के सामने आज की घटना आ रही थी। इतना अपमान उसने कभी अनुभव ना किया था। वह जितना उसे भूलने का प्रयास करती थी, उतना ही वह याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे खाने के लिए दीदी बुलाने आई। मुझे नहीं खाना, गुस्से में उसने कहा और करवट बदलकर लेट गई। सुबह के लगातार रोने की बात जल्दी ही घर में फैल गई। छोटे भाई बहन, माँ सभी उसके आसपास इकट्ठे हो गए। माँ ने उसे उठाते हुए कहा, सुबह कुछ बोलोगी भी या रोती रहोगी? कल से मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊंगी, सुबह ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। माँ एकदम चौंक पड़ी। उनके मन में अनेकों दुःशंकाएं कौंध गई। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों नहीं जाओगी? कुछ बात भी तो होगी। सुबह क्रोध में जोर जोर से बोलने लगी। पूरी की पूरी कक्षा मुझ पर हंसे, यह मुझसे सहन ना होगा। माँ की समझ में कुछ बात ना आई। सुबह अपनी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी। कक्षा में सदैव प्रथम आती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में प्रायः पुरस्कार पाती थी। वह 5 वर्ष से इसी विद्यालय की छात्रा थी। सभी शिक्षिकाएं उसे जानती थी और स्नेह करती थी। अपने सरल स्वभाव से उसने शिक्षिकाओं और साथियों का मन जीत लिया था। फिर भला आज पूरी की पूरी कक्षा को सुबह हंसने की, उसे दुखी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? यह बात सुबह की माँ ना समझ पाई। तभी सुबह की सहेली आ गई। उससे बार बार पूछने पर सारी बातें पता लगी। सुबह की संस्कृत की शिक्षिका नई नई आई थी। वह पढ़ाते समय प्रायः ही श्याम पट का प्रयोग किया करती थी। आज उन्होंने सुबह से श्याम पट पर लिखा वाक्य स्पष्ट करने के लिए कहा। वह कक्षा में यद्यपि प्रथम पंक्ति में बैठी, पर श्याम पट ना पढ़ सकी। शिक्षिका को गुस्सा आ गया और बोली, क्यों? अभी तो ठीक ठीक बोल रही थी, अब साधारण बात भी नहीं बता सकती? वाक्य को बार बार पढ़ो, अर्थ अपने आप से स्पष्ट हो जाएगा। सुबह चुपचाप खड़ी रही। शिक्षिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह समझ रही थी कि सुबह उनकी अवज्ञा कर रही है। उन्होंने कक्षा की दूसरी लड़कियों से श्याम पट पढ़वाया। सभी ने ठीक ठीक पढ़ दिया। फिर वे सुबह से बोली, चलो अब पढ़ो। तब तक सुबह की सहेली ने, जो उसके पास बैठी थी, श्याम पट पर लिखे वाक्य अपनी कॉपी पर उतार लिए थे। सुबह ने उसकी कॉपी से वे पढ़ दिए। ठीक है, अब श्याम पट से पढ़ो, शिक्षिका ने आदेश दिया। सुबह चुप खड़ी रही, पर शिक्षिका थी कि आज उसके पीछे ही पड़ गई थी। वे सुबह को बार बार श्याम पट पर पढ़ने का आदेश दे रही थी। संभवतः उन्हें कुछ आशंका थी और वे सही बात जान लेना चाहती थी। उन्होंने सुबह को श्याम पट के पास बुलाया और उसे पढ़ने के लिए कहा। निकट से उसने सही सही पढ़ लिया। अब क्या बात हो गई? शिक्षिका ने उलाहना दिया तो सारी कक्षा जोरों से हंस पड़ी। अंतर्मुखी सुबह को यह बुरा और बहुत बुरा लगा। अपमान और क्षोभ से उसका मुंह लाल हो गया। वह गर्दन झुकाकर खड़ी रही। तभी फिर शिक्षिका ने कहा, जाओ, इसे अपने स्थान से पढ़ो। सुबह चुपचाप अपनी कुर्सी के पास आ गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वह रोने रोने को हो आई। संस्कृत की शिक्षिका उसकी कक्षा अध्यापिका भी थी। वे उससे सदा ही स्नेह और सम्मानपूर्ण व्यवहार करती थी। सुबह समझ नहीं पा रही थी कि आज उन्हें क्या हो गया है। तभी उसकी सहेली ने खड़े होकर कह दिया, इसे दूर का साफ दिखाई नहीं देता। शिक्षिका तो इसी बात को जानने और सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी।
वे बोली, ठीक से दिखाई नहीं देता तो आंखें डॉक्टर को दिखाओ, चश्मा लो। लापरवाही करने से तो और परेशानी बढ़ेगी। और बार बार तुम्ही से इसलिए पढ़वाना चाहती थी कि जिससे सही बात पता लग सके। कक्षा से जाने से पहले शिक्षिका ने सुबह को भी अपने साथ बुला लिया। सुबह को विवश होकर जाना पड़ा। मन ही मन वह बहुत डर रही थी कि उसे अब ना जाने क्या सुनना पड़ेगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। शिक्षिका के आदेश का पालन तो करना ही था। शिक्षिका लॉन की ओर बढ़ चली। वहां वे एक कोने में खड़ी हो गई और कहने लगी, सुबह, आज की बात का बुरा मत मानना। मैं तो तुम्हारी हितैषी हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खराब हो गई है। लापरवाही करोगी तो तुम्हारा नंबर बहुत बढ़ जाएगा। बताओ तो, भला अभी तक तुमने किसी आंखों के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? तुम्हें तो दूर की वस्तुएं देखने में हर समय की परेशानी होती होगी। सहानुभूति पाकर सुबह की आंखें छलछला उठी और रूठे कंठ से बोली, मैंने घर में एक बार कहा था, सबने यूं ही टाल दिया था। शिक्षिका उसके कंधे थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज फिर कहना। यदि फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो कल मुझे बताना। मैं तुम्हारे अभिभावकों के लिए पत्र लिख दूंगी। सुबह जब वापस लौट कर आई तो कक्षा की 2-4 शरारती लड़कियों ने सुबह की नकल बनाई और उसे छेड़ा। सुबह को इससे बहुत ठेस लगी। वह जैसे तैसे घर आई। वहां वह अपने आप को रोक न सकी और लगी फूट फूट कर रोने। माँ ने उसे बहुत समझाया और दूसरे दिन आंखों के अस्पताल भेजने का वादा कर जैसे तैसे चुप किया। सुबह दिन भर बड़ी अनमनक रही। उसने ठीक से खाना भी ना खाया। माँ ने पूछा कि उसने पहले यह बात क्यों नहीं बताई, तो उसने रूखे स्वर में कहा, मेरी बात को सुनने समझने की फुर्सत किसे है। तभी सहसा माँ को याद आया कि 2 वर्ष पहले सुबह ने अपनी बड़ी बहन को बतलाया था कि उसे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। उन्हीं दिनों सुबह की दीदी और भैया ने भी चश्मा लिया था। तब सुबह की बुआ भी वहीं आई हुई थी। उन्होंने कठोरता से कहा था कि आंखें तो ठीक है, परंतु भाई बहनों का चश्मा देखकर उसे भी चश्मा लगाने का शौक चढ़ रहा है। सुबह को यह बहुत बुरा लगा था। ठीक है, अब मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं, उसने मन ही मन सोच लिया था। सुबह की कठिनाई का किसी को अनुमान तक ना था। उसे घर में ही दूसरे की वस्तुएं दिखलाई नहीं देती। बड़े हॉल की ऊंची दीवार पर एक बड़ी घड़ी टंगी थी। सुबह से जब कोई समय देखकर आने के लिए कहता तो वह बात को इधर उधर कर देती। उसे घड़ी देखनी ना आती हो यह बात नहीं थी, पर जब घड़ी के अक्षर और सुइयां दिखाई दे तभी तो वह बताए। सब तो यही समझते थे कि उसे घड़ी देखनी नहीं आती। उससे छोटे भाई बहन जब समय बता देते तो उनकी प्रशंसा होती और सुबह का तिरस्कार वह अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। एक बार सुबह के ताऊजी उसके सभी भाई बहनों को सर्कस दिखलाने ले गए। वे सबसे आगे बैठे थे, पर सुबह को कुछ भी साफ दिखलाई ना दे रहा था। सुबह की दादी उसकी परेशानी को थोड़ा थोड़ा समझती थी। उन्होंने दया कर 2-4 बार बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुबह को अपना चश्मा दे दिया, जिससे वह कुछ देख पाई थी। वह दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लेती। सुबह की सहेलियां उसे चुंधी चुंधी कहकर चिढ़ाती। पढ़ते समय भी वह किताब या कॉपी बहुत पास रखकर पढ़ती। जो लड़कियां सुबह से चिढ़ती थी वे आपस में सदा उसे अंधी ही कहा करती। अतएव सुबह दूसरों के सामने पढ़ने से भी कतराती। कक्षा में भी शिक्षिकाएं श्याम पट पर जो लिखती वह सुबह सदा पास बैठी अपनी सहेली की कॉपी से उतारा करती। वह कुशाग्र बुद्धि की थी, इसलिए कक्षा में उसे बहुत अधिक कठिनाई ना हुई थी। जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। उस अंतर्मुखी लड़की ने स्वयं कठिनाइयां सहकर भी
दोबारा किसी से कुछ ना कहा। अपने माता पिता पर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, पर वह मुंह से कभी कुछ ना बोली। उसके पिता अपनी नौकरी और दूसरे कामों में व्यस्त रहते। सुबह के निकलते तो रात में ही वापस आते। बच्चे उनसे बात कहते डरते भी थे। सुबह की माँ सारे दिन घर के धंधों में व्यस्त रहती। दोनों को निकट से देखने जानने की फुर्सत नहीं थी। जिस बात को सुबह दूसरों की दृष्टि से वर्षों से छिपाती चली आ रही थी, वही आज अचानक इस प्रकार अपमानजनक रूप में खुल गई थी। अंतर्मुखी स्वभाव की हठीली लड़की कक्षा की उस हंसी को भूल ना पा रही थी। उसका मन कह रहा था कि अभी अपनी साथियों और शिक्षिकाओं के सामने ना पड़े। आज उसने खाना भी नहीं खाया था। माँ से दृढ़ शब्दों में कह दिया था, आंखें दिखाकर ही खाना खाऊंगी और तभी स्कूल जाऊंगी। अब सुबह के माता पिता को भी बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने बच्चों की बात पर पहले ही ध्यान क्यों नहीं दिया। बच्चा जो कुछ कहता है उसकी सच्चाई की परख तो करनी ही चाहिए। सुबह जैसे अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे अपने आप को अपमानित अनुभव करने पर किसी बात को दोहराते नहीं, भले ही उनकी कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। माता पिता को बच्चों का व्यवहार अच्छी प्रकार से परख कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। साहस की जीत। शरद 8वीं कक्षा का छात्र था। वह मन लगाकर परिश्रम से पढ़ता। उसकी माँ उसकी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखती। वे स्वयं प्रतिदिन उसे घर पर ही पढ़ाया करती। शरद अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता। शरद की माँ न केवल उसे पढ़ाती अपितु उसके हर व्यवहार पर ध्यान देती। उसे अच्छी बातें सिखाती, अच्छे विचार देती। शरद भी अपनी माँ को प्रतिदिन अपने संगी साथियों की हर बात भी बता देता था। शरद की कक्षा में नवीन नाम का एक छात्र था। उसका मन पढ़ाई में कम लगता था। उसका मुख्य काम था शरारत करना, इधर उधर घूमना, स्कूल में पैसे बिगाड़ना। अच्छे लड़के उससे दूर रहते थे। शरद भी नवीन से अधिक संबंध ना रखता था। उसकी माँ ने उसे समझा दिया था कि वह नवीन से अधिक बातचीत ना किया करे। नवीन जानता था कि शरद के पिता उच्च पद पर हैं। वह धनी परिवार का लड़का है, अतएव वह सदा उससे बातें करने की, घुलने मिलने की कोशिश करता। पर शरद का रुख उसके प्रति बड़ा ही उपेक्षा भरा था। तब नवीन शरद से मेल जोल बढ़ाने में सफल ना हो पाया तो उसने दूसरा उपाय सोचा। एक दिन शरद का मित्र स्कूल नहीं आया था। उस दिन वह अकेले ही घर लौट रहा था। तभी पीछे से आता हुआ नवीन उससे कहने लगा, ओह शरद, आज मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मेरे मामा जी उधर ही रहते हैं, जरूर चलो। शरद ने कहा, कोई रास्ते में साथ चले तो उसे भला आपत्ति भी क्या हो सकती है। सहसा ही चलते चलते नवीन कुछ सोचते हुए बोला, अरे माँ, क्या बताया? एक जरूरी काम तो भूल गया था। बस 1 मिनट लगेगा, मैं अभी आया। कहते हुआ वह एक गली की ओर मुड़ने लगा। फिर शरद की ओर मुड़कर बोला, यार ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ और वहीं से एक छोटे रास्ते से हम निकल चलेंगे। शरद उस गली से अधिक परिचित ना था। यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है? शरद ने पूछा। आओ दिखाऊं, कहकर नवीन ने आग्रहपूर्वक उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शरद नवीन के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वह उस सुनसान गली के मोड़ पर पहुंचा तो लगा कि पीछे से किसी ने उसकी नाक पर कपड़ा रखा है। शरद ने उसे हटाकर पीछे मुड़कर देखना चाहा, तभी उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। शरद को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपरिचितों के बीच में पाया। भयंकर सूरत के 4 आदमी उसे घेरे बैठे थे। उनका नेता सा लगने वाला एक आदमी ने शरद को घूर कर देखा और बोला, देखो।
तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना। यहाँ चारों ओर शिकारी कुत्ते हैं। भाग तो ना सकोगे, पर तुम्हारी बोटी बोटी नुच जाएगी। यदि जीवित रहना चाहते हो तो जैसा हम कहें वैसा करते जाओ। शरद समझ गया कि वह लुटेरों के चंगुल में फंस गया है। उसका हृदय कांपने लगा, माथे पर पसीना झलक उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु दूसरे ही पल उसने विचार किया कि यदि मैं घबरा जाऊंगा, धैर्य और साहस से काम ना लूंगा, तो कभी इनके चंगुल से छूट ना पाऊंगा। हिम्मत हारने से तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तभी एक व्यक्ति ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। शरद गटागट पानी पी गया। उसे कुछ तसल्ली सी लगी। तभी उसका नेता उसके सामने आया। शरद के हाथ में कागज और पेन थमाया तथा बोला, यदि तड़फ तड़फ कर मरना नहीं चाहते और वापस घर जाना चाहते हो तो जो कहा जाए वह चुपचाप ही लिखते जाओ। शरद ने उसकी बातें मान लेनी ही ठीक समझी। उस व्यक्ति ने शरद की ओर से उसके पिता को पत्र लिखाया कि वह डकैतों के कब्जे में है। यदि वे उसका जीवन चाहते हैं तो निश्चित स्थान पर चुपचाप 1 लाख रुपए रख जाए। यदि धोखा देने का प्रयास किया गया या पुलिस को सूचना दी गई तो उसे सता सता कर मार दिया जाएगा। 1 सप्ताह तक उत्तर मिल जाना चाहिए। फिर लुटेरों ने शरद को धमकाते हुए कहा, अब तुम सही सही अपना पता लिख दो। यदि सप्ताह भर के अंदर इसका उत्तर ना आया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शरद बोला, उठा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं सही पता ही लिखूंगा।